नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास संत कबीर कुटीर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविरों की प्रगति की समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद, रोहतक, यमुनानगर और झज्जर के शिविरों में आए नागरिकों से सीधा संवाद किया। अधिकारियों को बिना किसी विलंब के उनकी समस्याओं का निवारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी पॉलिसी के चलते नागरिक के आवेदन को रिजेक्ट किया गया तो उसका कारण विवरण सहित पोर्टल पर अपडेट करें और साथ ही मुख्यमंत्री ने जुलाई के महीने से ही सभी जिलों में समाधान शिविर लगाने के निर्देश दिए थे, जिनमें से अब तक 88,624 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 67,240 का समाधान कर दिया गया है। इन शिविरों में हर रोज 2 घंटों के लिए भी एक ही स्थान पर बैठकर डीसी की अध्यक्षता में सभी संबंधी विभागों के अधिकारी मौके पर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करते हैं। 8 अक्टूबर के बाद से मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इन शिविरों को पुनः चलाने के निर्देश दिए गए। समाधान पोर्टल के माध्यम से मुख्य सचिव कार्यालय इस पर आने वाले आवेदनों की निगरानी भी करता है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज कैथल पहुंचे। हरियाणा के परिवहन मंत्री ने बस स्टैंड का औचक निरीक्षण करते हुए कर्मचारी भागते हुए नजर आए। कैथल के बस स्टैंड रोडवेज जीएम को भी जमकर फटकार लगाई। अनिल विज ने बस स्टैंड में चल रही स्टॉल सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। सफर पर रहे यात्रियों से भी बातचीत की है। अभी खामियां पाई गई हैं, खास तौर पे टॉयलेट अंदर घुसने लायक नहीं है और एक बस को मैंने देखा कि सवारियां उसको धक्का मार दी। ये बर्दाश्त नहीं किया। अब जिसने भी वो ठीक करनी थी, मैंने उस ड्राइवर को बोला था कि परंतु वो बस लेके चला गया, इसलिए उसको भी सस्पेंड करना पड़ेगा। नहीं तो जिसने बैटरी देनी थी, जिसने बस फिट करके देनी थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। वे क्यों तूने ऐसी बस लगाई जिसमें धक्का मारना पड़ता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मानव रचना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने फरीदाबाद पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में छात्रों के साथ अन्य क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया है। मानव रचना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में फरीदाबाद पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, युवाओं के कंधे पर राष्ट्र के निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो वहीं दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी हमारे देश के युवाओं में है। देश के युवाओं ने अपने प्रतिभा के बल पर आज दुनिया भर की कई नामी संस्थाओं का कुशल नेतृत्व भी कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि देश के अंदर युवाओं में नया सामर्थ्य और आगे बढ़ने का जज्बा भरा पड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के 75 साल के सफर में यहां पर लोकतंत्र की ताकत ही तमाम विविधता होने के बावजूद भारत मजबूत है और आगे भी बढ़ रहा है। उन्होंने दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं को अपील करते हुए कहा कि नए आविष्कारों के साथ देश को आगे बढ़ने का संकल्प लेकर यहां से जाने का चाहिए और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को अदा करना चाहिए। नागरिक बनाने का विचार और संकल्प दिया, जो अपने जीवन के करियर के साथ साथ देश और राष्ट्र निर्माण में भी उसका योगदान हो। इस तरीके के संस्कार इस विश्वविद्यालय के माध्यम से आपको मिले हैं, क्योंकि डॉक्टर प्रशांत जी समय समय पर सामाजिक आंदोलन से जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भरपूर प्रयास करते रहते हैं
और अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी इसी दिशा की ओर कि हम देश और दुनिया की चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय का योगदान हो। और आज मैं देख रहा हूं तो वहीं हरियाणा सीएम के आवास पर पीए ग्रीवेंस के लिए दीपक कुमार की नियुक्ति हुई है। दीपक कुमार इससे पहले बतौर पीटीआई टीचर अंबाला जिले के रतनगढ़ स्कूल में नियुक्त थे। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा राज्य अग्रणी राज्यों में है और पराली के प्रबंधन को लेकर 1,0882 मशीनें लगाई गई हैं, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सुपर सीडर और अन्य पराली प्रबंधन की मशीनों के साथ ही पराली प्रबंधन के लिए उपयोग होने वाले ट्रैक्टरों पर भी सब्सिडी देने पर कृषि विभाग विचार कर रहा है। ये बात उन्होंने भिवानी में राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार करने के बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही है। देखिए, भिवानी के समाज ने मेरे को निमंत्रण दिया था, राणा जी हम सम्मान करेंगे। आज का दिन था, उस समय के अनुसार मैं उनके पास आया। इन्होंने फूल मालाओं से सम्मान बहुत किया और मैं समझता हूँ भी इनका मैं आभारी रहूँगा। सर, आपके डिपार्टमेंट की क्या क्या नवाचार उसमें हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या क्या बड़े प्रोजेक्ट्स आपके डिपार्टमेंट में हैं जो आने वाले टाइम में हमें ग्राउंड पे दिखाई देंगे? देखिए, अभी तो हमारे यहाँ बुआई का सीजन है, गेहूँ की बुआई का। रबी बोलते हैं, वैसे इसको साड़ी की फसल बोलते हैं, गेहूँ की फसल। सरसों की है, मसूरी की है और चने की बुआई है। इसमें सरकार भरपूर मदद कर रही किसानों की। और मेरा अनुरोध रहेगा भाई, हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पैडी की फसल है, जीरी है, उसमें पराली में आग ना लगाएं, पराली को खेत में खपाएं और उपजाऊ बनाएं, जिससे खाद की बचत होगी। आज का कार्यक्रम जो हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा जिला भिवानी व चरखी दादरी का 24वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह था। तो आज इस समारोह में 500 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की, जो इनाम लेने के लिए यहाँ पुरस्कृत होने के लिए यहाँ आए थे। और मैं बता दूं कि जब पहला वर्ष था, प्रथम वर्ष में जब सभा ने ये कार्यक्रम शुरू किया था, उस वक्त केवल 40 बच्चे आए थे और आज 24वां साल है, तो इसमें 500 से अबाव बच्चे इसमें आए हैं। इस कार्यक्रम का क्या संदेश समाज में? इसमें उद्देश्य ये रहता है जी कि समाज के बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने पे ही आज का जो युग है। मैंने अपने 10th क्लास में 99% स्कोर किया था, इसलिए मुझे आज राजपूत धर्मशाला में सम्मानित किया गया है। कैसा आप महसूस करते हैं नाम? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि 12th क्लास में इससे ज्यादा मेरे को ये सर्टिफिकेट और ये स्पेशली कैश प्राइज मिला है 12th में 96% लाने के लिए। और हमारे आज के मुख्य आगे की क्या प्लानिंग? मेरे को आगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है और आई वांट थैंक क्षत्रिय समाज जो ये इतना अच्छा काम करते हैं और छात्राओं को ऐसे सम्मानित करके और भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आगे ऐसे बढ़े और अच्छे अच्छे नंबर लेके आए। मुझे कृषि मंत्री जी के हाथ से इनाम मिला है, जो कि मुझे 10वीं में मेरिट में आने पर मिला है। मैंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, इस वजह से मुझे इनाम मिला है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार में कुम्हार सभा में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की है। शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए रणबीर गंगवा ने कहा कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर मुख्य तौर पर बीसी समाज में खुशी की लहर है और प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी को राजनीति में अहम भूमिका निभानी चाहिए, शिक्षा विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दे रही है। आज प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा अपनी मेहनत पर सरकारी सेवा में स्थान बना सकता है। जनहितैषी पार्टी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।
यहाँ उपस्थित आज हमारे छात्रावास में कुमार सभा हिसार द्वारा सम्मान समारोह का प्रोग्राम रखा गया था। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे सभा के तमाम सदस्यों का, यहाँ पूरे समाज ने बुला करके और जोरदार तरीके से स्वागत करने का काम किया। कैबिनेट मंत्री बनने पर धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी, जिन्होंने मेरे पे एक बार फिर से विश्वास करते हुए और कैबिनेट के अंदर स्थान देने का काम किया है, जिससे समाज के अंदर, पूरे समाज के अंदर और खासकर पूरे बीसी समाज के अंदर ही जो है बड़े खुशी की लहर है। पलवल के कुशल बड़ोली में फूड सप्लाई मंत्री राजेश नागर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे। कुशल बड़ोली गांव में राशन डिपो पर फूड सप्लाई मंत्री राजेश नागर ने छापा मारा है और साथ ही मंत्री राजेश नागर को काफी समय पहले शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ग्रामीण लोगों ने कई बार अधिकारियों से की शिकायत भी की थी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। कुरुक्षेत्र के थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उन्होंने लठमार बाउंसरों को हटाने की मांग की है। विधायक अशोक अरोड़ा और मेवा सिंह ने केडीबी के मानव सचिव उपेंद्र सिंघल के साथ में भेंट की और बाउंसर को हटाने और वहां पर रेहड़ी वालों को जगह देने का मामला उठाया। इस दौरान अगर जरूरत पड़ी तो डटकर लड़ेंगे लड़ाई, और साथ ही बाउंसर नहीं हटाए गए तो मामला मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पास लेकर जाएंगे। जो श्रद्धालु आएंगे उनका स्वागत करता हूं, उनके लिए अच्छे इंतजाम हो, ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार को करने भी चाहिए। सभी का, सामाजिक संस्थाओं का, धार्मिक संस्थाओं का योगदान भी लेना चाहिए और योगदान लोग देते भी हैं और सरकार को लेना भी चाहिए। परंतु कल एक ऐसी घटना देखने को मिली जिससे हमें ये लगा कि कुरुक्षेत्र से अंदर इस प्रकार की घटना पहली बार देखने को मिली कि प्राइवेट सिक्योरिटी के नाम पर यहां पर बाउंसरों का इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदायी है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर गीता महाआरती से कुरुक्षेत्र की फिजा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की महक फैल गई है और इस महाआरती से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के दूसरे दिन की संध्याकालीन गीता आरती का आगाज हुआ है। ब्रह्म सरोवर की फिजा को शंखों और वाद्य यंत्रों से निकली धुनों ने भी जहां पूरे वातावरण में भक्ति रस भर दिया। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी शुक्रवार को देर शाम ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में महोत्सव के दूसरे दिन गीता महाआरती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और पूर्व राज्यसभा सुभाष सुधा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुशील राणा सहित कई लोग यहां पर मौजूद रहे हैं। उसी गरीबी की उन्होंने जिया है, उस गरीबी को देखा है, तब उनके मन में ये विचार आया है कि देश के तमाम गरीब लोगों को कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज आयुष्मान योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और उसी आधार को आगे बढ़ाते हुए हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी ऐसे ही परिवार से आते हैं, जिन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है, गरीब के दर्द को जानते हैं। इसलिए वो प्रत्येक सीएम हाउस में जाने वाले किसी भी हरियाणा वासी का, कहीं का भी कोई भी जाए, रात को 2-2 बजे तक भी उनकी बात सुनने को तैयार रहते हैं और उन तकलीफों को दूर करने का काम करते हैं। और उस आयुष्मान योजना में एक और नई अपनी योजना जोड़ते हुए 1,20,000 से नीचे की जो इनकम के परिवार हैं उनको आयुष्मान का लाभ मिलता है और जो 1,20,000 से 1,80,000 के बीच की इनकम के जो परिवार हैं उनको अलग से योजना का लाभ देते हुए उनके इलाज की चिंता हमारे हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है और ये तेज गति के साथ हरियाणा में नॉन स्टॉप हरियाणा विकास की दृष्टि से ऐसे ही बढ़ता रहे, उसी प्रयास में हम सब लगे। गीता
महोत्सव और गीता महोत्सव के ऐसे अवसर पर आज आप सब पत्रकार साथियों के साथ यहाँ के क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ हरियाणा के 22 जिले हैं, सभी 22 जिलों के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर आए और ये गीता जयंती का जो उत्सव 2015 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो शुरू हुआ और 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिवानी में सिनेमाघरों में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म रिलीज की गई है, जो कि गुजरात के गोधरा में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की घटना को सभी के सामने लाते हैं। उस घटना में कालका ग्रास बने लोगों के लिए श्रद्धांजलि भी दी और साथ ही इसी कड़ी में मंत्रियों ने भी अनेक कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय सिटी सिनेमा मॉल में इस फिल्म को देखा है। इस मौके पर बीजेपी जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने कहा, साबरमती रिपोर्ट फिल्म 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की घटना पर आधारित है। इससे घटना की महत्वपूर्ण सच्चाई को दिखाया गया है। फिल्म निर्माता ने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता और गरिमा के साथ संभाला और मुद्दा हम सभी के लिए आत्ममंथन करने का है और किस तरह से कुछ लोगों ने स्वार्थ के लिए राजनीति की है। साबरमती फिल्म देख के 2002 की याद आ गई है। कार सेवक उसमें मारे गए और एक विशेष समाज के द्वारा मारे गए, वो सारी बातें अब खुलासे के रूप में हमारे सामने आई है। और जो हमारी मीडिया है वे भी कई बार पीछे हट जाती है। ऐसे हादसों को दिखाने के लिए मीडिया पीछे हो जाती है, जिससे जो सत्य है उसका दफन हो जाता है और नई बातें उभर के सामने आती हैं। आज इस फिल्म के माध्यम से हमने देखा है कि जिस प्रकार ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि किस तरह से इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश को गुमराह किया जाता है, सच्चाई को दबाया जाता है और पब्लिक के अंदर सच्चाई आने में देरी होती है और इससे ये भी लगता है कि आखिर में सच्चाई की जीत होती है। जो फैक्ट्स थे, जो घटना थी, कोई न कोई पत्रकार उसको देश के सामने लेके आता है और पत्रकारिता जगत में क्योंकि विश्वास जनता का बहाल होता है कि उस सच्चाई को सामने आता है। भारत मंडपम नई दिल्ली में मेयर एंड चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है, जिसमें हरियाणा प्रदेश को प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है। जहां पर नगर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल ने पलवल की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। साथ ही उन्होंने पलवल के विकास कार्यों में तेजी लाने की बात कही है। आयोग के सामने रखी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि शहरी क्षेत्र से प्राप्त जीएसटी का 10% राशि म्यूनिसिपैलिटी को भी दिया जाना चाहिए और इसके अलावा आगरा कैनाल से होने वाले जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजना बनाने के लिए कहा और साथ ही म्यूनिसिपल में वर्किंग वीमेन हॉस्टल और एससी स्टूडेंट हॉस्टल बनाए जाने के लिए आर्थिक सहयोग की मांग भी रखी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में अवसर देने के लिए सीएम का निकाय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से ये घोषणा हुई थी और हमारे इस समय में उसकी सारी कागजी कार्रवाई पूरी कराकर जल्द ही शहर के अंदर नगर परिषद के नव निर्माण भवन लोगों को देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से वो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और क्योंकि शहर का विस्तार पूरा निगम के स्तर पे हो रहा है तो उसे हम एक निगम कार्यालय के रूप में उसकी डेवलप कराएंगे उसे।
हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद में सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि राज्यपाल ने इस्तीफे को मंजूरी दे दी है और उन्हें कार्यभार से मुक्त भी कर दिया है। वहीं अब नई नियुक्ति तक उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलपति का काम भी संभालेंगे। आपको बताते चले कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी देखेंगे कुलपति का काम, और जिसको लेकर आपको यह भी बताते चले कि राज्यपाल ने त्यागपत्र की मंजूरी भी दे दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी देखेंगे कुलपति का काम। पूरा मामला चंडीगढ़ से है, जहां पर कुलपति ने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही जिसके बाद में अभी उनका कार्यकाल भी बचा हुआ था और उसके बावजूद भी उन्होंने निजी कारण बताते हुए इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल ने त्यागपत्र को मंजूरी भी दे दी है। उच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद में नगरपालिका अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गई है और उच्च न्यायालय ने नगरपालिका को प्रतिदिन अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं। उसी के तहत में नगरपालिका अतिक्रमण को लेकर सख्त भी हो रखी है और इसको लेकर भी उसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदगी खाली करवाने की भी पूरी तैयारी कर ली। अत्यधिक अतिक्रमण करने वाले कुछ व्यापारियों को नगरपालिका ने नोटिस भी जारी किया। नगरपालिका चेयरमैन ने स्पष्ट आदेश भी जारी किए कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदे में हर हाल में खाली होने चाहिए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व्यापारी रतनलाल ने भी कहा कि कुछ समय पहले शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर नगरपालिका में आए थे तो उस समय व्यापारियों ने नगरपालिका की शिकायत भी की थी। दुकान के बाहर बने बरामदे की रजिस्ट्री स्वामित्व योजना के तहत नहीं कर रही है। डायरेक्टर ने कहा कि योजना के तहत वो पैसे भरकर बरामदे से ले सकते हैं और 18 महीने में उन्होंने पोर्टल पर डाली हुई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, व्यापारियों का था कि भाई बार बार हमारा सामान हटाया जा रहा है, वो भी हाई कोर्ट के एक डायरेक्शन है। उन सब बातों को देखते हुए ये भी सब पार्षदों ने सब सामूहिक चर्चा हुई कि भाई व्यापारी किसी भी कीमत में उनको डिस्टर्बेंस ना हो। बरामदे खाली किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए। हाँ, बाहर सामान रखते हैं तो इनका मतलब सामान रखने में कोई दिक्कत नहीं, जब्त करो। सब नगर पालिका सामान को जब्त कर सकती है, बाहर रखे सामान को उनको वापसी मत दो, मैं ये कहता हूँ। बाकी दुकान बरामदों में कैसे जाएगी बस बताओ। सामान तो घर में आपने भी रख रखा है, हाँ, इनको जब्त करो। ऐसा है, पिछले दिनों डायरेक्टर साहब यहाँ पर पधारे थे कार्यालय में और उस टाइम डीएमसी साहब भी मौजूद थे। उस टाइम सभी दुकानदारों ने समस्या रखी कि हमारे बरामदे की रजिस्ट्री इस दुकानों के साथ मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में नहीं की जा रही। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं की जा रही, ये आपके प्रावधान में है कि आप बरामदा लेना चाहो तो उसके पैसे भर के आप करवा सकते हो अपने नाम। और हमने उसके बाद पोर्टल पर डाली हुई है और 18 महीने से ज्यादा पोर्टल पर डली हुई है हमारी 149 नंबर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कॉम्प्लेक्स व्यापारीगण है, जो वर्तमान में हाउस है, जो मैं चेयरमैन जितने हाउस सदस्य हैं, जनता ने चुन के भेजे और हमारा नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि हम जनता के हित के लिए काम करें, सभी के लिए काम करें। क्लास वीडियो में इतना ही। नमस्कार।